दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, आज हम कंप्लीट तोड़फोड़ करेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान के बारे में। यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए चलते हैं दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा जड़त्वीय द्रव्यमान। तो जड़त्वीय द्रव्यमान होता क्या है दोस्तों और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, चलिए हम बात करते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान के बारे में। जड़त्वीय द्रव्यमान वस्तु का वह गुण है जो यह बताता है कि उसकी अवस्था परिवर्तन करने में कितना प्रतिरोध लगता है। ठीक है, कितना प्रतिरोध रखता है। यदि कोई बल F किसी वस्तु में A त्वरण उत्पन्न करे तो उसका जो जड़त्वीय द्रव्यमान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका जड़त्वीय द्रव्यमान कितना हो जाएगा, जड़त्वीय द्रव्यमान। ठीक है, उसका जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है, जड़त्वीय द्रव्यमान हो जाएगा अपना m = F/A। ठीक है, क्या हो जाएगा, जड़त्वीय जो द्रव्यमान है वो F = m/A। आगे गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होता है, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा मापा जाने वाला द्रव्यमान वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, क्या, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा मापा जाने वाला द्रव्यमान वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है तथा त्रिज्या कैपिटल R है तो गुरुत्वीय द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m = F/r²। तो क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F = क्या हो जाएगा, m = यहाँ पे हम स्मॉल m लेंगे, m = कैपिटल F/r² और कैपिटल M। ठीक है, m यहाँ पे क्या है दोस्तों, गुरुत्वीय द्रव्यमान। m मीन्स क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाले आकर्षण बल के द्वारा मापा जाने वाला द्रव्यमान वस्तु का गुरुत्वीय द्रव्यमान कहलाता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान m और त्रिज्या r हो तो आपका जो फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे m = F/r²/gm। ठीक है, किन्हीं दो वस्तुओं के जड़त्वीय द्रव्यमानों एवं गुरुत्वीय द्रव्यमानों का अनुपात क्या होता है, जड़त्वीय द्रव्यमानों और गुरुत्वीय द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है दोस्तों वो क्या होता है आपका Im और m का जो अनुपात है वो हमेशा क्या होता है, 1। ठीक है, m और I का जो अनुपात है वो दोस्तों क्या होता है, 1। ठीक है, चलिए हम आगे अब बात कर लेते हैं बलागुण एवं बल युग्म के बारे में। केंद्रीय बल क्या होता है और बलागुण क्या होता है और जो सरल मशीन है वो क्या होती हैं। ठीक है, और उत्तोलक के बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए तो हम पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय बल के बारे में। सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं इसी को। किसी वृत्ताकार पथ पर वस्तु को निरंतर गतिशील रखने के लिए सदैव एक ऐसे बल की आवश्यकता होती है जो केंद्र की ओर लगे। ठीक है, इसी बल के कारण वस्तु सरल रेखा में न जाकर एक वृत्तीय पथ पर घूमती रहती है, एक सर्कुलर मोशन में क्या है, घूमती रहती है। इसकी अनुपस्थिति में वस्तु स्पर्श रेखा की दिशा में सरल रेखीय गति करने लगती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वस्तु होगी वो एक सरल रेखा में गति करने लगती है। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों कि इसकी अनुपस्थिति में सरल रेखा में जो वस्तु है वो गति करने लगती है। तो हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है। यहाँ केंद्रीय बल वैद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जो जब इलेक्ट्रॉन क्या है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जो बल आकर्षित करता है वो कौन सा होता है, केंद्रीय बल जब आकर्षित करता है कौन से बल के द्वारा, वैद्युत आकर्षण बल से। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वृत्तीय गति पर ही घूमती है। हमें ये पता है दोस्तों कि जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर क्या करती है, वृत्तीय गति पर ही घूमती है। यहाँ केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। लेकिन जो बल क्या है हमें से कहाँ से मिलता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो है हमें प्राप्त होता है केंद्रीय बल। ठीक है, कि यहाँ केंद्रीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, आगे दोस्तों अब नेक्स्ट है बलागुण। ठीक है, बलागुण क्या होता है, मोमेंटम फोर्स। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बलागुण कहते हैं। इसका मान बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबी दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि कोई पिंड बल F लगाने से बिंदु O के परितः घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो यदि घूर्णन अक्ष से
0 तक की दूरी ON इज इक्वल टू R। कहने का कुल मिला के मतलब यहाँ पे ये है कि इस तरीके से एक डायग्राम के माध्यम से अगर हम बात करें तो बलाघूर्ण क्या हो जाएगा, बल इंटू बल की क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, क्या हो जाएगा, बल से क्रिया लंबवत दूरी। तो यहाँ पे एक इस तरीके से अपन ने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम में क्या है कि उसको इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, मतलब ये है तो इसको ऐसे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ये F है और ये N है, यहाँ से एंगल 90 बन रहा है और ये बल F की जो क्रिया हो रही है तो टॉ बोलते हैं इसको, टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FR, ठीक है। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा जो बल आघूर्ण होता है वो कौन सी विमा होती है, बल आघूर्ण की जो विमा होती है ml² T-2। यदि आपने अभी तक विमाओं की क्लास नहीं देखी है तो आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो बल आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, बल आघूर्ण कैसी राशि दोस्तों, एक सदिश राशि है, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है अपना सरल मशीन क्या होती है, सिंपल मशीन्स क्या होती हैं। यह एक बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो सरल मशीन होती है वो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर ही कार्य करती हैं। इस मशीन में किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है, जैसे उत्तोलक, घिरनी, आनत तल, स्क्रू जैक आदि, ठीक है। मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक भार उठाया जा सकता है, बिल्कुल लगाया जा सकता है, किसके द्वारा, मशीनों के द्वारा। परंतु उपर्युक्त कार्य में निवेशित ऊर्जा सदैव निर्गम ऊर्जा से अधिक होती है। कहने का मतलब ऊर्जा क्या है, निर्गम से अधिक होती है, क्योंकि निवेशित ऊर्जा का कुछ अंश घर्षण बलों के कारण खर्च हो जाता है, अतः मशीन की दक्षता हमेशा 100% ही रहेगी। कहने का कुल मिला के मतलब ये है, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ उसकी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन जो काम करेगी वो 100% करेगी, ठीक है। जो क्षमता है उसकी एफिशिएंसी है वो 100% ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बल युग्म क्या होता है, ठीक है। अब बल युग्म के बारे में कि जो कपल होते हैं क्या होते हैं, दो बराबर तथा विपरीत समांतर बल जिनकी क्रिया रेखाएं एक सीध में नहीं रहती हैं बल युग्म बनाते हैं। अतः दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं, ठीक है। बल युग्म इज इक्वल टू क्या होता है, बल इंटू बल भुजा, बल इंटू बल भुजा, ठीक है। वामावर्त आघूर्ण धनात्मक तथा दक्षिणावर्त आघूर्ण ऋणात्मक होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट उत्तोलक के बारे में, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा उत्तोलक, क्योंकि इसके एग्जाम्स में आने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो यह एक प्रकार का सरल मशीन है जो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तोलक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, आलंब, आयास और भार। आलंब को फलक्रम बोलते हैं, आयास को एफर्ट बोलते हैं, भार को लोड बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। आलंब के बारे में, वह बिंदु जिसके चारों उत्तोलक घूम सकता है उसे आलंब कहते हैं। आयास क्या होता है, उत्तोलक के काम में लाने के लिए आलंब के एक और उत्तोलक पर लगाया गया बल आयास कहलाता है, ठीक है। भार क्या होता है, उत्तोलक द्वारा जो वजन उठाया जाता है उसे ही हम भार कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको उत्तोलक अच्छे समझ में आ गया होगा। उत्तोलक का यांत्रिक लाभ, किसी उत्तोलक द्वारा उठाए गए भार W तथा आयास E के अनुपात को उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कहते हैं। मीन्स यांत्रिक लाभ क्या हो जाएगा, W/E, मीन्स यांत्रिक लाभ जो हो जाएगा वो W/E। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों उत्तोलक के सिद्धांत, ठीक है। अब उत्तोलक के सिद्धांत क्या होते हैं, आयास एवं आलंब भुजा का गुणनफल भार एवं भुजा के गुणनफल के बराबर होता है। आयास इंटू आयास भुजा इक्वल भार इंटू भार भुजा, ठीक है। आयास इंटू आयास भुजा और भार इंटू भार भुजा। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल से, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के उत्तोलकों में आलंब आयास तथा भार के बीच में स्थित होता है। जो उत्तोलकों में आलंब जो होता है वो आयास तथा भार के बीच में होता है। इसमें यांत्रिक लाभ 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें EFL, एफर्ट, फलक्रम और लोड, EFL बीच में होता है, F बीच में होता है, E और L लास्ट में होते हैं। और कैंची एग्जाम्पल में अगर बात करें, कैंची हुई, प्लास हुआ, संडेसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूला, साइकिल का ब्रेक तथा हैंड पंप, ये आपके प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में ही आते हैं, ठीक है। अब द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं, इस प्रकार के उत्तोलक में आलंब तथा आयास के बीच भार होता है। इनका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है, जैसे FLE फुलक्रम,
फिर जो एल होता है, लोड होता है, वो बीच में होता है। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका सरौता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने वाली गाड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? इस उत्तोलक में आलंब, भार के बीच आयास होता है। ठीक है, एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है, भार और लोड के बीच में क्या होता है? एफर्ट होता है। तो इसका यांत्रिक लाभ हमेशा क्या होता है? एक से ज़्यादा, सॉरी एक से कम। ठीक है, इसका जो यांत्रिक लाभ होता है दोस्तों वो एक से कम। चिमटा हुआ आपका, किसान का हल हुआ, बेलना हुआ, या मनुष्य का हाथ हुआ, ये आपके क्या है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसकी भौतिक तुला। ठीक है, भौतिक तुला क्या है? तो भौतिक तुला के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये आघूर्णों के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। ठीक है, किसका द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है? वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस लाइक और सब्सक्राइब से क्या है, मेरा मनोबल और बढ़ेगा, ताकि मैं क्या है आपको अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा घर्षण। कंप्लीट चीरफाड़ करेंगे हम घर्षण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।